हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अनसॉल्व न्यूमेरिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करा दिए, थ्योरी क्वेश्चंस करा दिए, एमसीक्यू करा दिए। अब जो है हमारा आखिरी पड़ाव, जो कि क्या है हमारा अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है ना, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। एक एक न्यूमेरिकल डिटेल में समझाऊंगा, कुछ नहीं उड़ाने वाला हूं, जल्दी से सब डिटेल में समझेंगे। एक एक न्यूमेरिकल अच्छा दिया हुआ है, बहुत टफ भी नहीं न्यूमेरिकल्स आते हैं फ्लूइड्स के, इजी न्यूमेरिकल अगर आप मेंस, नीट और सीईटी लेवल पे देखेंगे तो समझे, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल होंगे और बुक में भी बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं है। और इसमें मैक्सिमम आंसर सही है, बहुत ही कम आंसर मुझे लगे जो रॉन्ग है, बाकी ऑलमोस्ट सब सही आंसर्स हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ठीक है ना, चलो भाई आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, सबसे पहला अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? फाइंड सब अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो। फाइंड द प्रेशर 200 मिलीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपके पास क्या है? आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल पहले भी कराए मैंने। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास क्या है? ओशियन है और 200 मीटर नीचे यहां पर जो प्रेशर है ना, वो कितना है? वो आपको बोलता है निकालना है, आपको निकालना है। और ये हाइट दे दी गई है, 200 मीटर दे दिया गया। ठीक है, और सरफेस पे कितना है? 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वही लग रहा है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर का जो डेंसिटी है वो है 1060 ग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आ गया? डेंसिटी बड़ी कैसे? 1000 होती है। अरे सी वाटर है ना, उसमें नमक मिला हुआ है, इस वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर निकालना है, क्या बड़ी बात है प्रेशर निकालना है इसमें? सी पॉइंट बोल दो या बी पॉइंट बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। समझ में आ गया? बताया था मैंने 2 पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कैसे लिखते हो। बॉडी फोर्स नीचे है, बताओ क्या होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस? बोलो ज्यादा कहाँ होगा? यहाँ ज्यादा होगा। बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है, पीसी माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? रो जी एच। क्या बताऊं तुमको मैं, ये इतना आसान है ये। देयरफॉर पीसी क्या हो जाएगा? पीसी हो जाएगा पीए प्लस रो जी एच, है ना। पीए कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्लस 1 एटमॉस्फेयर है ये ना, ये तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 एटमॉस्फेयर इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.01 समथिंग है ना, इंटू 10⁵, 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? नहीं लिखना है, मैं रफ कैलकुलेशन करता हूँ, तुमको पता है। ठीक है ना, मैं तुमको एंट्रेंस का कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, बोर्ड का कैलकुलेशन तुमको खुद को करना है, लोगों को लगा के करो। ठीक है, चलो मैं इसको 10⁵ मान रहा हूँ। ये कितना है? 1060। ये कितना है? जी को मैं 10 मानूंगा। हाइट कितना है? 200। समझ गए क्या? चल आ जाओ, अब क्या आ जाएगा? ये 0, ये 1 0, 10⁵3, ये 10⁵4, तो हो क्या जाएगा? हो क्या जाएगा? आ जाओ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करो, ये डेसिमल यहाँ है ना, तो यहाँ शिफ्ट करो। ये कितना हो जाएगा? 10⁵2 हो जाएगा। 10⁵3 और 10⁵2 मतलब 10⁵5। ये हो जाएगा 10⁵5 प्लस 10.60 इंटू 2 इंटू 10⁵5। समझ में आ गया? 10⁵5 को कॉमन ले लो, 1 प्लस क्या हो जाएगा? 20.60, यानी क्या? 21.60 इंटू 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ये मेरा आंसर है, समझे? क्या दिया है? वही दिया है, 21.60 हमारा है, 20.78 21.789 आया, वो 9.8 लोगे तो वही आएगा। करो तुम उसको, समझ आ गया? देखो एकदम, मैं रफ कैलकुलेशन को ना एक्चुअली कहता हूँ स्मार्ट कैलकुलेशन। तो स्मार्ट कैलकुलेशन करो ना, अपना दिमाग खपाओ, ज्यादा खपाने की जरूरत ही नहीं है। समझे? ऐसे स्मार्ट कैलकुलेशन करके मार्क करने का आंसर। अगर तुमको एंट्रेंस क्रैक करना है ना और बोर्ड्स के एमसीक्यू क्रैक करने हैं, तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझे? टाइम बचाना ना भाई। सीईटी तो मैंने बोला था टाइम का गेम है, टाइम बचाने के लिए आपको रफ कैलकुलेशन यानी स्मार्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। 11th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द आउटपुट पिस्टन हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनपुट पिस्टन का एरिया कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आउटपुट आई है ना, यह आउटपुट पिस्टन का क्या है? 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन। इनपुट पे 25 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो पूछा होगा आउटपुट पे कितना है। क्या बताऊं मैं तुमको, ये पिस्टन वाले सवाल। कौन सा लॉ? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है बताओ? क्या कहता है?
F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू क्या होगा, F2 अपॉन A2। सीधा लगाने का यार, इधर पे क्या आएगा, इनपुट इनपुट आउटपुट आउटपुट, इनपुट वाला पुट करो जल्दी से, 25 इनपुट 30, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों साइड से, यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लिखता ही नहीं हूं मैं, रेशियो है ना वो। फिर आउटपुट में फोर्स अपने को निकालना है, ये कितना है, ये है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कट जाएंगे, समझे, क्लियर चाहिए तो लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों कट गए, 1500 को वहां भेज दो, 25 इंटू 1500 डिवाइड बाय 30 इज F0 आउटपुट। हाँ आउटपुट 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा 0 जा, 25 5 125, 1250 न्यूटन, 1250 न्यूटन इज आउटपुट फोर्स, यही होना चाहिए और यही आपकी टेक्स्ट बुक में। समझ में आ गया, इतने लल्लू लल्लू सवाल है, वैसे मैंने कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया था, तो तुमको ये बिल्कुल भी टफ नहीं पढ़ने चाहिए, समझे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप, विस्कस फोर्स निकालना है, ऑफ डायमीटर 1 mm फॉलिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू एयर, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला तुम लोग को बताया था ना मैंने, क्या फॉर्मूला है, 6 पाई ईटा आरवी, बताया था ना फॉर्मूला, वही है, लगाओ। अब क्या क्या दिया है, डायमीटर दिया है बच्चों, डायमीटर कितना दिया, 1 mm दिया हुआ है, तो रेडियस कितना होगा, 0.5 mm होगा, क्या बताने का इसको है ना। डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2 होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, और थ्रू एयर एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा फॉर एयर इज 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये अपने को दिया गया है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं ना, अरे तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। निकालना क्या है, विस्कस फोर्स निकालना है, 6 इंटू पाई को मैं लिखता हूँ 22/7, मुझे इजी पड़ता है इससे, तुम 3.14 लिख दो, मैं उसको 3 लिखूंगा, मेरी मर्जी है, ये ऐसे लिख दूंगा मैं, है ना। पाई क्या होता है, 3.14 होता है ना, तो मैं बताता हूँ इसको, मैं क्या लिखूंगा, 3 से काट दूंगा उसको मैं, इंटू ईटा क्या है, ईटा 1.8 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है 0.5, रेडियस है ना, इंटू 10⁻³ मत भूलना, मिलीमीटर है ये, तो मीटर में कन्वर्जन किया तुमने, ऐसा यूनिट, इंटू वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड में ही है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये देखो ये 2 और ये 0.5 मतलब 1/2 कैंसिल हो गया, या फिर 0.5 इंटू 2 क्या होगा, 1 ही होगा, ये निमट गए, है ना। 7 1 जा 7 3 जा, ये भी हो गया, 6 3 जा कितना होगा 18, मैं स्मार्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 6 3 जा 18, ये भी क्या होगा, ये होगा 18 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, है ना, राइट में जाओगे तो एक नेगेटिव जाता है, ठीक, साथ साथ में 10⁻³ बचा, तो ये दोनों तो निमट चुके हैं, 2 इंटू 0.5 क्या हो गया, 1 हो गया, ऐसे काट मत देना, मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाकी तुमको मल्टीप्लिकेशन करना, 18 18 324 10⁻⁹, इसी के आसपास कुछ आंसर होना चाहिए, ठीक है। आओ देखते, बिल्कुल सही है, 3.39 3.24 हमारा आया रफ कैलकुलेशन करके, समझे, क्लियर हो गया, ऐसे कर लो, अब पूरा कैलकुलेशन करते बैठो तुम, मैंने तुमको समझा दिया क्या कॉन्सेप्ट है और स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करना है तुमको, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्या कहता है, horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10⁻⁻² meter square with a velocity of 2 into 10⁻² meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 into 10⁻³ meter thick, find the coefficient of viscosity। देखो मैंने आपको जब विस्कोसिटी वाला कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने थिकनेस लेकर ही बताया था, मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, एक फॉर्मूला आपकी किताब में नहीं था जो मैंने बताया था, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो काम आ गया, समझे, ठीक है, ध्यान से देखा करो लेक्चर, ठीक। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है बच्चों, 1 न्यूटन, ठीक है, ये बोला है, जितना ये होगा उतना ही पीछे वो लग रहा होगा, तभी तो उसको मूव करवा पा रहे हैं। एरिया इज 10⁻² मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इज 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल ऑफ थिकनेस कितना दिया हुआ 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, आपको हर एक चीज फील कराई थी मैंने, यहाँ पर जो विस्कस फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या है, ईटा ए dv/dx है तुम्हारी बुक में, मैंने तुमको क्या लिखाया था, ये तो लिखाया था,
साथ साथ में तुमको मैंने ये भी लिखाया था v बाई टी, देखो वही काम आ रहा है, समझे, इस वजह से करवाया, इसलिए बोलता हूँ जो मैं करा रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट होता है, वो सब कुछ तुमको फील करवाता हूँ मैं क्लास के अंदर। देखो वही फॉर्मूला, ये नहीं पता होगा तुमको समझ में नहीं आएगा, थिकनेस की जगह पुट क्या करना है, जो तुम्हारा dx है वही थिकनेस का काम करेगा, dv तो वेलोसिटी का काम करेगा, समझे, क्लियर हो गया। चलो भाई आ जाओ, तो सब वैल्यू को पुट करो, 1 हो गया, 1 न्यूटन हो गया, ईटा तो निकालना है, एरिया कितना है 10⁻² हो गया, वेलोसिटी कितनी है 2 × 10⁻² हो गया, थिकनेस कितना है 1.5 × 10⁻³ हो गया, समझ गए, बस हो गया। क्या दिक्कत है यार, इसको देखो देखो देखो, 1.5 को ऊपर भेजो, ये 2 वाले पार्ट को नीचे भेजो, 1.5 इंटू ये ऊपर जाएगा ना, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 10⁻³ इतना बेसिक्स तो आता है मेरे ख्याल से, 2 × 10⁻² क्या होगा 10⁻⁴, दिस इज ईटा, समझ में आया, ऐसे करना है इसको। 1.5 ये पूरा आ गया, ये पूरा नीचे ये बच के आ गया, अब तो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये देखो 1.5 को क्या लिख सकता हूं मैं, स्मार्ट कैलकुलेशन 3/2, ये 3/2 में 2 नीचे जाएगा, क्या बचेगा, वो बच जाएगा, वो जाएगा 3/4, समझ गए, जाएगा 3/4, फिर दिक्कत ही क्या है, हो गया काम। आओ ये 10⁻4 को ऊपर भेजो, अभी 3 उसको काट मत देना, देखो मैं सिंपल करके देता हूं, ये हो जाएगा 10⁻4, अगर ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 4 - 3 विल बी 1, ये हो जाएगा 10, और ये ईटा ये कट जाएगा, है ना 4 1 जा 4 2.5 जा 4 2 जा 8, पॉइंट कितना हो जाए 2, 4 5 जा 20, 2.5 3, अरे 2.5 को 3 बार ऐड करो, ये तो मतलब है 2.5 2.5 2.5 2.5 5 और 2.5 7.5, ईटा इज 7.5, समझ में आया, क्लियर है, ये तुम्हारा आंसर है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, समझे, क्लियर है, एकदम हलवा कर दिया तुम्हारे लिए कैलकुलेशन मैंने, ठीक है ना। चलो भाई अच्छे से करने का सब न्यूमेरिकल्स, आ जाओ, ये भी करके दे दिया तुमको मैंने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी will an air bubble of 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and a specific gravity of 0.9, density of air is 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये थोड़ा समझाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं उसमें। टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है बच्चों, और कहता है आपसे एयर बबल का जो डायमीटर है, डायमीटर इज 0.4 mm, विस्कोसिटी इज 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सब एसआई में दिया है, कोई कन्वर्जन नहीं करना है। यहां पर दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया था मैंने, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है, समझे, और डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया हुआ है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी। कैसे निकालोगे, बोलो भाई टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है ना तुम लोग, क्या फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास है vt इज इक्वल्स टू 2/9 r² रो एल और ये g, वो रो और सिग्मा करके लिया है, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है उसके अंदर, तो इस वजह से ये मैं ऐसे लिखता हूँ, समझ में आ गया, क्लियर है। मैं तुमको तरीका बता देता हूँ याद करने का, इतना पार्ट तो याद हो जाता है जनरली, 2/9 r²/η, ठीक है ना, वही रीटा² है ना, तो इससे तो याद आएगा, 2/9 तो याद रहता है सबको, रीटा² वो जी भी याद रहता है। यहां पर कैसे याद रखने का, डेंसिटी दोनों साइड है, और अपन जब स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं तो अपना सीक्वेंस क्या होता है, अपना सीक्वेंस ये नहीं होता गैस लिक्विड सॉलिड, ऐसा नहीं होता, क्या बोलते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, तो वही है सॉलिड लिक्विड, सो मुझे ऐसे याद रहता है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो क्या फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, 2/9 रीटा² मतलब r²/η, फिर रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ लिक्विड इनटू जी, हो गया काम, समझे, ऐसे याद हो जाएगा तुमको, ये आसान तरीका बता दिया इसको याद करने का, ठीक है। चलो भाई अब क्या आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है निकालना, क्या है टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, 2/9 r², रेडियस क्या होगा 0.2 mm होगा, है ना, डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2 से, 0.2 mm का रेडियस आ जाएगा, तो 0.2 mm का रेडियस आ गया, 0.2 × 10⁻³ द होल स्क्वायर अपॉन ईटा क्या है 0.1 हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इसके बाद रो एस माइनस रो एल, ये बड़ी गड़बड़ है, तुमको क्या दिया हुआ है, ये जो सॉलिड बेसिकली सॉलिड नहीं है, वो क्या है स्फीयर है, समझ में आ गया, बेसिकली क्या है वो स्फीयर है, हमने जो डेरिवेशन में कंसीडर किया था वो सॉलिड स्फीयर ही था, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है ना। चलो तो
यहां पर स्फीयर क्या है, बबल है ना, वो एयर बबल है, जो स्फीयर है वो एयर बबल है, स्फीयर क्या है, एयर बबल। तो ये जो है यही तुम्हारा क्या है, ये आपका डेंसिटी ऑफ स्फीयर है, जो कि कितना दिया हुआ है 1.29 दिया हुआ है, माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं दिया हुआ है, ये गड़बड़ है। और जी तो तुम 10 मान लो, 9.8 मानना है, ठीक है, तुमको बोर्ड की कैलकुलेशन के लिए, लेकिन स्मार्ट कैलकुलेशन के लिए 10 मानोगे तुम, ठीक है। अब देखो फंस कहां रही है गाड़ी, गाड़ी फंस रही है रोएल पे। इसका क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला है, बोलो बोलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल यहां पर जो भी हमारा लिक्विड है, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल लिक्विड इज इक्वल्स टू 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। याद करने बोला था तुम लोगों को मैंने, 1000 यानी कितना रहेगा, तो ये रहेगा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका डेंसिटी ऑफ क्या हो गया, लिक्विड हो गया, समझे, क्लियर हो गया। चलो भाई 900 हो गया ना, अब तो यहां पर 900 पुट कर दो, फिर ये हो जाएगा 900। नेगेटिव आएगा आंसर, नेगेटिव आने का मतलब बताऊंगा अभी मैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। चलो इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। ये पहले देख लो, 0.2 है, एक डेसिमल को शिफ्ट कर दो 10⁻⁻1 यानी 10⁻⁴ द होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2/9, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय ये 10⁻1 होगा, ऊपर जाके 10⁻+1 हो जाएगा, यानी ये 10⁻2 हो जाएगा, समझा। 10⁻1 ऊपर जाके 10⁻+1 मतलब मिला करके 10⁻2 हो गया, समझे, क्लियर हो गया। ये मैंने ऐसे लिख दिया इसको। उसके बाद 900 में से 1.29 को माइनस करो, समझ रहे हो, ये 9 ये 9 ये 8 है, यहाँ पर 9 9 ये भी 9 और ये 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7.89 898.71। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज 898.71 इंटू 10⁻²। समझ गए, ठीक है ना। अब क्या है, इसको कैंसिल कर दो भाई, ठीक है। ये ऊपर का समझ में आ गया, इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक। चलो आओ इसको रब कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बता देता हूं। तो क्या करना पड़ेगा बोलो, ये क्या है वीटी का फॉर्मूला जो हमने लगा दिया, उससे हमारा कैलकुलेशन क्या आया 2/9। ये क्या है 4 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 898.71 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। समझ गए, ठीक है। 9 से कटेगा, आओ 9 से काटें, किसको काटें 9 से, ये तो लगभग क्या है, लगभग 900 ही हुआ ना भाई। तुमने 1.29 में से, अरे 900 रुपए में से तुमने क्या कर दिया, 1.5 रुपए से भी कम तुमने काटा, तो लगभग क्या है 900 ही है। तो अगर ये 900 है तो लगभग ये क्या होगा 100 ही होगा। इसको 900 पकड़ो तुम, तो 9 1 जा 900 जा, समझे, ठीक है। 4 2 जा क्या होगा 8 और 10⁻8 10⁻2 10⁻2 मतलब 10⁻4 इंटू 10⁻⁻4 -8 + 4 विल बी -4। इसी के आसपास कुछ आंसर होना चाहिए, समझे। हाँ यही आंसर, 0.8 कर लो उसको, 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आंसर नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया था तुमने, तो आंसर नेगेटिव आएगा, समझे। नेगेटिव आने का मतलब क्या, जो तुम्हारा लिक्विड है उसमें एयर बबल नीचे नहीं जा रहा है, एयर बबल ऊपर की तरफ आ रहा है, समझे क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। ऐसा होता है, अरे भाई जब तुम क्या करते हो, पेप्सी की बोतल ओपन करते हो तो क्या होता है, एयर बबल ऊपर की तरफ आता है, तो ऐसा भी हो सकता है, स्फीयर ऊपर की तरफ आ रहा है लिक्विड में से, ठीक है। चलो भाई ठीक, तो ये क्योंकि डेंसिटी इसकी कम थी तो वो ऊपर की तरफ आ गया। देखो मैंने इसको लगभग कैलकुलेट करके तुमको दे दिया, 0.78 तुम्हारी बुक में है, 0.8 मेरा आया, 0.78 तुम्हारी बुक में दिया है, 0.8 मेरा आ गया, ठीक है। चलो रफ कैलकुलेशन करके आ गया मेरा आंसर, ये भी तुमको करके दे दिया मैंने। स्मार्ट कैलकुलेशन सीखो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, एंट्रेंस एग्जाम में ऑप्शन बहुत नजदीक दे देता है, तो तुमको फिर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, दिमाग लगाना सीख जाओगे इंशाल्लाह तुम, ठीक है। आ जाओ। स्पीड ऑफ द वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल ऑफ द पाइप विद द स्पीड ऑफ द वाटर एट नोजल इज 4 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब हो गया, ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। नोजल मतलब ये जो छोटी जगह होती है ना जहां से पानी निकल रहा है, उसको नोजल कहते हैं, समझ में आ गया। तो ये नोजल है तुम्हारा। तो यहां पर क्या कहता है, यहां पर जो है इसका इंटरनल डायमीटर जो है ना, डायमीटर
यहाँ पर ये डायमीटर तुमको बोला है D1, ये कितना बोला है 10 सेंटीमीटर, और नोजल पे कितना बोला है, नोजल पे, और इसकी स्पीड यहाँ कुछ बोली है, यहाँ पर स्पीड बोला है फ्लूइड का 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर इसका डायमीटर पूछा है, नोजल पे डायमीटर पूछा है, और यहाँ पर स्पीड बोल दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे आपको दिया गया है, समझ आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो कैसे करोगे, क्या बताया था तुमको मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा, तो जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं, A1 V1 इक्वल टू क्या होगा, A2 V2। जब भी तुमको फ्लूइड, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स का या फ्लूइड डायनेमिक्स का खास करके क्वेश्चन आए, आंख बंद करके 2 इक्वेशन लगा दो। कौन कौन सी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरी बर्नौली इक्वेशन। 99% तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब भी फ्लूइड डायनेमिक्स का, चलते हुए फ्लूइड का सवाल आया, तो 2 तुमको इक्वेशन लगानी। कौन कौन सी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा क्या है, बर्नौली इक्वेशन। 99% तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, समझे, क्लियर है। ये नहीं लगाओगे तो मतलब तुम गड़बड़ कर रहे हो। अब क्या, ये तो भाई सर्कुलर है, अगर सर्कुलर है तो क्या लिख सकता हूं मैं, पाई R1 का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर ही एरिया होता है ना, वेलोसिटी V1, यहां पर V1 बोल दिया मैंने वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ये क्या होगी, V2 होगी, और ये क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, V2। पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आगे की कहानी, रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, समझे। अब जो देखो, याद रखो, जो रेडियस का रेशियो होगा वही डायमीटर का रेशियो होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जो रेडियस का रेशियो होगा वही क्या होगा, डायमीटर का रेशियो होगा, समझे, ठीक है ना। तो उसमें बताने की जरूरत क्या है, मुझे क्या बताऊं उसके अंदर, मैं लिख दूं क्या ऐसे, डायमीटर 1/2 द होल स्क्वायर V1। ये देखो अभी बता देता हूं, पहली बार करा रहा हूं, तो आगे जाकर के तुम उसको एंट्रेंस के सवालों में डायरेक्ट इस्तेमाल करना, समझे, ठीक है ना। अब क्या होगा बताओ, डायमीटर बाय 2 होता है ना रेडियस, तो अब क्या हो जाएगा, D1 स्क्वायर बाय 4 V1, और ये क्या हो जाएगा, D2 स्क्वायर बाय 4, और ये क्या हो जाएगा, V2। 4 और 4 देखो कैंसिल हो गया, समझे, क्लियर हो गया। तो ये जो है, अब एक इक्वेशन याद करा दूंगा तुमको मैं, D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू क्या होगा, D2 स्क्वायर V2। अब जब भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में डायमीटर या रेडियस वाली बात आई, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है, ये तो तुमको याद है। इसमें पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू क्या होगा, R2 स्क्वायर V2। याद कर लो सीटी वाले, D1 स्क्वायर V1 इक्वल टू क्या होगा, D2 स्क्वायर V2। समझ में आएगा, नीट जेई वाले भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्ट में हो जाएगा, डायरेक्ट लगा दो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कहां से आया बता दिया तुमको मैंने अभी। अब क्या हो गया, अब इसके बाद डायमीटर की बात किया था, तो पुट करो डायमीटर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू V1 कितना है, 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, V1 कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, D2 का स्क्वायर वो तो हमको निकालना है, V2 कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में, मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा। समझ में आ गया, ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, D2 का स्क्वायर इंटू 2। समझ में आ गया, तो D2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 1 जा 250 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। D2 का स्क्वायर मिला है, तो D2 क्या मिलेगा, √50 सेंटीमीटर। ये अपने को D2 मिला है, समझे, √50 सेंटीमीटर। आंसर क्या है, आंसर मीटर में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, अब क्या सोचना बताता हूं। 49 होता तो क्या निकलता, 7 निकलता। 49 से बड़ा 50 है, मतलब 7.1 के आसपास कुछ आंसर होगा, और मीटर में कन्वर्ट करना, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, आ गया आंसर, समझे, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये भी कर लिया तुमने, 7.07 दिया हुआ है, ठीक है, 7.1 के आसपास लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो भाई, तो जो दिया है तुम्हारी बुक में वो तुम आंसर लिख देना, ठीक है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, लॉग नहीं आता तुम लोग को, सिखा दूंगा मैं लॉग। अभी इसमें लॉग कराते बैठता ना, ये 3-4 घंटे का लेक्चर बन जाता है। लॉग अलग से करा दूंगा और तुम खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं जो लॉग सिखाता हूँ ना बच्चों को, जो मेरा तरीका है लॉग सिखाने का, उसमें कभी तुम्हारा बार नहीं आएगा, क्योंकि जहां पर भी बार आ गया ना नंबर पे, तो 99% तुम मिस्टेक करोगे। मैं बार आने ही नहीं देता हूँ कैलकुलेशन, उसके बिना ही सॉल्व करवा देता हूँ। मैं कराऊंगा भी लॉग, तुम देखो, तुमको हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। फिर यूट्यूब के कंपैरिजन में कहीं से भी तुम कंपेयर करो, कुछ नया ही तुमको मिलने वाला है, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 16th क्या कहता है, 16 विथ व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफिस इन अ टैंक विद अ गेज प्रेशर गॉज प्रेशर एक ही बात है, 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिफोर द फ्लो स्टार्ट होने से पहले। ओके, बहुत सिंपल है ये तो। ये अपना ओरिफिस जैसे डायग्राम था वही बना रहा हूं, समझ में आ गया, ठीक है ना। ये आपको कहता है ये। अब इसके बाद आगे क्या है, आगे आपसे क्या कह रहा है
कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, ये तो हमने अभी डिराइव किया था √2gh। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये इतना बोला है और आपको गेज प्रेशर के बारे में दिया हुआ है। क्या बोला है? पी गेज। क्या दिया हुआ है? पी गेज आपको दिया है 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितने वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है वो बोला है। वाटर की डेंसिटी बताइए 1000 होती है, याद करने बोला था मैंने। तो सवाल ये है कि 2 पुट कर देंगे, 2 तो वैसे ही आएगा, जी आ जाएगा 10। हाइट नहीं है मेरे पास, हाइट मुझे निकालना है और उसकी जगह कुछ और इंफॉर्मेशन दे दी गई है, कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है, गेज प्रेशर के बारे में दिया गया है। गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर बोलो भाई। गेज प्रेशर जो है टोटल प्रेशर में से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करते हैं उसी को गेज प्रेशर बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है? ρgh। याद करवाया था मैंने, लेक्चर नहीं देखा क्या तुम लोग ने? लेक्चर देखो अगर नहीं देखा है तो। टोटल प्रेशर में से, एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं उसको, टोटल प्रेशर में से अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दूंगा वही गेज प्रेशर है। तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? ρgh। समझ में आ गया? हो गया ना काम। h का फॉर्मूला क्या होगा? पी गेज डिवाइड बाय क्या होगा? ρg। हो गया, h निकल गया यहाँ से। समझे? क्लियर हो गया? h निकाल लो। h क्या आएगा बताओ? 8 नहीं है, ये रो है। h क्या आएगा बताओ? देयरफॉर क्या हो जाएगा? अब h = क्या होगा? पी गेज डिवाइड बाय क्या है? रो इंटू जी। पी गेज कितना है? 4 × 10⁵ डिवाइड बाय रो कितना है? 1000 है, 10⁻³ और ये भी 10 है। समझ में आ गया? मिला करके 10⁻⁴, ये कैंसिल, 40 आएगा। 40 मीटर क्या आ गया? हाइट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2gh। 2 × 10 × ये कितना है? 40। समझ में आ गया? ये क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा 10 और ये वाला 10 मिला करके कितना होगा? 100 और 4 2 क्या होगा? 8। 10 बाहर निकलेगा, 100 बाहर निकलेगा तो 10 √8। √8 क्या होगा? √8 2√2 होता है इंटू 10। 2 × √2 इज 1.41 इंटू 10। ये कितना होगा? 2.82 इंटू 10, 28.2 मीटर पर सेकेंड के आसपास आंसर है। समझे? दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। 28.28 ये दिया आंसर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो भाई, ठीक है। गेज प्रेशर का फॉर्मूला याद कर लो, ρgh, या टोटल प्रेशर माइनस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलो भैया आ जाओ। द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लोज्ड पाइप इज 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस प्रेशर रिड्यूसेस टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड ओपनिंग द, ये वॉल्व है, गलती किया है उसने, वो करेक्ट कर दिया था मैंने। द वॉल्व ऑफ द पाइप, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। समझ में आ गया? आपको वॉल्व जो है जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्या करना है? स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। ठीक है, ये समझाना पड़ेगा ये क्या है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इसमें ना बच्चों का एक मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई जो आपकी बर्नौली इक्वेशन है वो सिर्फ उन फ्लूइड्स पे लगती है जो कि पाइप में से फ्लो हो रहा है। ऐसा लगता है बच्चों को कि बर्नौली इक्वेशन उसी पे लगेगी वो फ्लूइड पे जो पाइप में फ्लो हो रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पाइप के अंदर कोई फ्लूइड रेस्ट पर है तब भी बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हो। देखो नई चीज बता दी तुमको भी मैंने, है ना? देखो कैसे क्या होगा। क्या है बर्नौली इक्वेशन? याद करने बोलता है P + ½ ρv² प्लस क्या होगा? ρgh = क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई पाइप में फ्लूइड रेस्ट पर है, रेस्ट पर है मतलब क्या? वेलोसिटी 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है तो ये खत्म हो गया। P + क्या होगा? ρgh = कांस्टेंट। तब भी तो वैलिड है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तब भी वैलिड है। ठीक है, याद रखना, अगर कोई रेस्ट पर है तब भी क्या कर सकते हो तुम? कोई फ्लूइड रेस्ट पर है तब भी तुम बर्नौलिक इक्वेशन लगा सकते हो पाइप पे। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं थोड़ा सा अलग अंदाज से समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है, वरना समझ में नहीं आता प्रॉब्लम के सॉल्व कैसे करना है इसको। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हमारा नल है। समझ में आ गया? हम गरीबों का नल। ठीक, आओ, इसमें भरा है पानी और नल बंद है। नल क्या है? नल बंद है। यहीं तक है, नल बंद है। वॉल्व की बात किया है ना, तो नल भी तो वॉल्व ही है। समझ आया? नल बंद है तो पानी आगे जा नहीं सकता। और ये वाले पार्टिकल पे मैंने अभी फोकस किया हुआ है। ये केस 1 है, वॉल्व इज क्लोज्ड। वॉल्व मतलब नल इज क्लोज्ड। समझ में आ गया? आ जाओ। सेकेंड केस में क्या करेंगे? वॉल्व को ओपन कर देंगे बाबू। आओ समझते हैं।
तो ये हमारे पास ऐसे, ये भी ऐसे, ये हमारा वही हमारा नल, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक, क्लियर हो गया। अब जो है इसके अंदर जो हमारा पानी है वो तो जा रहा है पानी, क्यों, अब मैंने नल को ओपन कर दिया तो बोलूंगा वॉल्व इज ओपन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो सेकंड केस में वॉल्व इज ओपन, समझ में आ गया, वॉल्व ओपन हो गया है, ठीक है। वॉल्व जब ओपन हो गया है तो ये जो पार्टिकल था जो कि रुका हुआ था, वो पार्टिकल जो है पहले यहां कहीं रुका हुआ था, अब उसकी स्ट्रीमलाइन ये बनेगी, स्ट्रीमलाइन यानी कि जो वो पाथ लेगा, तो यहां से अब वो यहां पहुंच जाएगा, चल करके पहुंचेगा ना, क्योंकि अब मैंने वॉल्व को ओपन कर दिया तो यहां से यहां तक पहुंचेगा। तो ये पॉइंट को ए मानेंगे जहां पर वो रेस्ट पर था, ये पॉइंट को बी मानेंगे, और एक स्ट्रीमलाइन के दो पॉइंट पे क्या लगा सकते हो, बर्नौली की इक्वेशन। अब समझे, ऐसे इसको सोचना है तुमको, ऐसे लगाना है इस पे, ठीक है। अब बर्नौली की इक्वेशन लगाओ तुम, बर्नौली की इक्वेशन क्या होगा, ए और बी पॉइंट उस पे लगाओ, बर्नौली की इक्वेशन क्या कहती है समझते हैं। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, ए पर, ये ए पॉइंट है ना, वेलोसिटी इसकी 0 थी, लेकिन प्रेशर 0 नहीं था। प्रेशर कितना दिया है, 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेट मी चेक वंस, हाँ, और यहां पर वेलोसिटी एट बी, ये अपने को पूछा है, वॉल ओपन कर दिया तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड कितना है, लेकिन प्रेशर एट बी दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आया, क्लियर हो गया। चलो भाई, ये भी अपने को समझता है। और अगर अपन इसको डेटम मानेंगे, डेटम मतलब क्या, जहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 है, तुम्हारी मर्जी होती है तुम उसको कहां मानते हो। ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 है तो उसकी हाइट यहां से यहां तक क्या, x है, तो जब यहां से यहां ट्रेवल किया तब भी यहां से यहां तक हाइट क्या है, x ही है, मतलब वो h वाला टर्म तो गायब हो जाएगा। फिर से बता देता हूं वो कैसा है, बाय बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन लगाओगे ए और बी पॉइंट पे, तो पी प्लस क्या होगा, हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस रो जी एक्स इज इक्वल्स टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर प्लस रो जी, ये भी एक्स, क्यों, क्योंकि जब वो यहां था ए पे तब भी एक्स हाइट थी जीपी से, ग्रेविटेशन पोटेंशियल यानी डेटम से, और जब भी यहां पर क्या है, जब वो बी पे पहुंचा तब भी हाइट क्या है, एक्स है, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। समझे, क्लियर हो गया। अब बचता ही क्या है, अब तुमको निकालना क्या है, वीबी, तो बहुत सिंपल है, देयरफॉर क्या होगा, पी ए माइनस पी बी, समझ गए ना, इसको यहां भेज रहा हूं मैं, हाफ रो को कॉमन ले लिया मैंने, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। समझे, क्लियर हो गया। तो ये वॉल वाला क्वेश्चन ऐसे अगर समझाया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत आसानी से भेजे में जाता है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, अभी सॉल्व करके दे देता हूं मैं जल्दी से इसको। क्या है बताओ, देयरफॉर क्या है, पी ए माइनस पी बी क्या है, ये कितना है, पी ए 3 × 10⁵, पी बी क्या है 2 × 10⁵ इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डेंसिटी 1000 ही दिया हुआ है, एक बार चेक कर ले, 1000 दिया हुआ है, वी बी का स्क्वायर तो निकालना है, वी का स्क्वायर कितनी स्पीड है वहां पे, कितनी स्पीड है, किधर गई स्पीड, स्पीड निकालनी है, प्रेशर, प्रेशर रिड्यूसेस ऑन ओपनिंग, स्पीड दी नहीं है, हाँ एक मिनट ना, उसने बोला है पहले वो रेस्ट पर था ना, तो 0 का स्क्वायर, इनिशियली तो क्या था, वो वॉल्व क्लोज था, तो ए पे तो क्या था, रेस्ट पर था, तो वी ए 0 आएगा ना। चलो आ जाओ, 10⁵ को कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा, 3 - 2 1 आएगा, हाँ ये हो जाएगा 10⁵ वी बी का स्क्वायर, ये अपने को निकालना है। 3 - 2 क्या होगा यार, 1 होगा, ये 5 में से 3 को काट दो, ये 3 खत्म हो गए, तो 2 × क्या होगा, 100 होगा, है ना, ये 2 × क्या होगा, अब 100 होगा, 2 × ये कितना होगा, ये 200, तो वी बी क्या आएगा भाई, वी बी आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर रूट ले लिया तुमने, ये सब क्या अभी बेसिक कैलकुलेशन, अभी 9-10 का थोड़ी बताते बैठूंगा मैं, ठीक है। चलो भैया कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी अपन ने, क्या कर दी देखो बताता हूँ। 200 दिया है ना, वो क्या कर रहे हैं अपन, गड़बड़ कर रहे हैं ना। वी बी का स्क्वायर क्या है, 2 × 100 आया है, तो वी बी क्या होगा, ये होगा ना अंडर रूट, ये तो 10 हो जाएगा, 100 बाहर निकलेगा तो √2, 10 × √2 इज 1.41 यानी 14.1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, क्लियर है। कैलकुलेशन इसमें बड़ी बात नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट को समझना बड़ी बात है कि यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन वहां पर भी लगा रहे हो जब तुम्हारा फ्लूइड रेस्ट पर है, तो नई चीज सीखी तुमने यहाँ पर, ठीक है ना। तो
पाइप के अंदर फ्लूइड चल रहा हो या रुका हुआ हो, एक स्ट्रीमलाइन के दो पॉइंट पे तुम क्या लगा सकते, बर्नौली की इक्वेशन लगा सकते। ठीक है, चलो आ जाओ। 17 हो गया। 18 सवाल क्या कहता है, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस। आपको निकालना क्या है, राइज ऑफ वाटर, यानी एच साफ साफ नजर आ रहा है, एसेंट फॉर्मूला लगेगा, वो एक ही फॉर्मूला है अपने पास, और है क्या, रेडियस कितना है 0.1 mm है। उसके बाद व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर सरफेस टेंशन इज 7 × 10⁻², न्यूटन पर मीटर। उसके बाद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0, थीटा इज 0 तो cos 0 इज 1, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी का वैल्यू 9.8 लिया है, मैं 10 मीटर पर सेकंड लूंगा पर सेकंड स्क्वायर अपने कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, चलो भाई, क्लियर केस ऑफ 2t cos θ अपॉन रो आर जी क्या है 2 इंटू टी क्या है 7 × 10⁻² इंटू cos 0 इज 1। ठीक है, कितना आसान कर दिया कैलकुलेशन। रो कितना है 10⁻3, आर कितना है ध्यान से देखो 0.1 mm, यानी क्या 0.1 × 10⁻³ यानी 1 × 10⁻⁻4, मतलब 10⁻⁻4। समझ में आ गया ना, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट किया 10⁻⁻4 10⁻4 आया, इंटू जी का वैल्यू 10 मान लिया मैंने। समझ में आ गया, देखो 10⁻3 10⁻4 ये सब कट गए, समझ में आ गया, +4 -4 खत्म हो गए, cos 0 1 हो गया। क्या है यार, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। 14 × 10⁻² मीटर, यही आंसर है तुम्हारा, 0.142 मीटर ना, तुम उसको 2 को शिफ्ट करो 0.14 मीटर, तो हलवा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, कैलकुलेशन भी एकदम इजी करके दिया हुआ था। ठीक है, 19th क्वेश्चन क्या कहता है, 19th क्वेश्चन कहता है एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। एक वाटर सरफेस है, उसके जस्ट बिलो एक एयर बबल है। एयर बबल बहुत छोटा होता है, मैं समझाने के लिए बड़ा बना रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेट द गेज प्रेशर, ये नया कुछ आया देखो अभी। अब सरफेस टेंशन, ये भी तुमको समझाना पड़ेगा, जैसे भी बर्नौली वाला समझाया था वैसे कुछ यहां पर भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है ये समझाना पड़ेगा क्या है। गेज प्रेशर क्या है बताओ, टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल दो, वही तो गेज प्रेशर है। अभी बताया था मैंने, पीटी माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही आपका क्या है गेज प्रेशर। समझ आया? ठीक है, अब क्या, ये मेरा जो बबल है, एयर बबल की बात किया उसने, एयर बबल, सोप बबल नहीं बोला है, क्या बोला है, एयर बबल बोला है। ठीक है ना, तो इसमें जो ये अंदर की तरफ प्रेशर होता है इसको पीआई बोलते हैं। ऐसे इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, जस्ट बिलो बोला है ना, तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो है एटमॉस्फेयर है। क्या है इसके ऊपर, एटमॉस्फेयर है। तो यहां पर क्या लग रहा है, पी एटमॉस्फेयर, यहां पर क्या लग रहा है, पी आई, और हर डायरेक्शन पी आई होगा। समझ में आ गया, इनसाइड वाला प्रेशर, तो यही मेरा टोटल प्रेशर है। समझ में आ गया, ये मेरा टोटल प्रेशर है। ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो पी आई माइनस पी ए, ये मेरा क्या होगा, गेज प्रेशर होगा। ये मेरा टोटल प्रेशर है, इनसाइड वाला प्रेशर, यही मेरा टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर में से मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला, ये मेरा गया गेज प्रेशर। लेकिन अगर आप एक बात ध्यान से देखेंगे तो पीए जो है ये बाहर का प्रेशर है, इसको अपन पीओ बोलते हैं। बाहर का प्रेशर क्या होता है, पीओ होता है। तो मैं पीए की जगह पीओ लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, पीआई माइनस पीओ इज इक्वल टू गेज प्रेशर। लेकिन पीआई माइनस पीओ फॉर एयर बबल, एयर बबल के लिए पीआई माइनस पीओ तो एक्सेस प्रेशर है, जो कि होता है 2T/R, ये आपका गेज प्रेशर है। समझे, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तुमको एग्जाम में तो डायरेक्ट लिखना है, लेकिन तुमको यहां पर समझाया मैंने कि वो आया कहां से। टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालोगे तो गेज प्रेशर मिलेगा। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो टोटल प्रेशर है वो इनसाइड वाला प्रेशर है, उसमें से ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक वाला प्रेशर। टोटल में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, गेज प्रेशर मिलेगा। लेकिन एटमॉस्फेरिक तो आउटसाइड वाला है, तो पी की जगह पीओ लिख दिया। पीआई माइनस पीओ क्या होता है, 2T/R। तो याद रखने का इसको, अब तुम डायरेक्ट निकालोगे इसको, है ना। अब ये तो मैंने बता दिया, इसको हटा दो, अब डायरेक्ट निकालो। ठीक है, रेडियस वगैरह तुमको दिया होगा। रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द एयर बबल इज 0.2 mm। रेडियस कितना बोला है, 0.2 mm बोला है, समझे। तो अब तुम जब भी तुमको बोलेगा कि ऐसा सरफेस के बिल्कुल नीचे है, गेज प्रेशर निकालो, तो तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है 2T/R। डायरेक्ट एग्जाम में लिखना, तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 7.2 × 10⁻² डिवाइडेड बाय रेडियस इज 0.2 × 10⁻³
समझ में आ गया, क्लियर है। ये एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट हुआ तो 10⁻² क्या होगा -4, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा ही क्या यार, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻4 होगा, यानी 7.2 इंटू 10⁻² क्या होगा 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया काम। ये क्या बताऊं मैं, ठीक है, वही 7.2 को अब तुम क्या कर लो, है ना, हाँ उसको लिख लो, 7200 हो जाएगा वो, ठीक है। तो कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हो रही है, -2 करेक्ट है, और ठीक है ये 7200 आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, बाकी मैंने कराया तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं है मेरा तो इंटू 2 आ रहा है, ये 10 क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 7.2 इंटू 10⁻3 के 3 आएगा उसके हिसाब से। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है मिस्टेक हो, याद नहीं मुझे कैलकुलेशन क्या आया था इसका, ठीक है। चलो भाई अब क्या, कैलकुलेशन चेक करना, कॉन्सेप्ट यही है, सेम यही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या है, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm कोलेस मतलब कंबाइन into a single drop, find the change in surface energy, surface tension of water is 0.072। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं, बेसिकली मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चाहे कंबाइन हो चाहे ब्रेक डाउन हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यानी क्या मॉलिक्यूल्स कोलेस करें, कंबाइन हो या फिर ब्रेक हो जाए, टूट जाए, एक मॉलिक्यूल टूट करके कई सारे ड्रॉपलेट्स बन जाए। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करना होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आ जाओ, ठीक है। चलो देखते हैं तो इसको कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले 20th क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या करना है, तो सबसे पहले क्या है, हमको बोला है कि कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कितने बोला है, नाम दिया है इसने, हाँ नंबर दिया है 8 ड्रॉपलेट्स है, सबके सब सेम साइज के हैं, सबके सब क्या करते हैं, कोलेस होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल ड्रॉप बनते हैं, ठीक है ना। इसमें कितना वर्क होगा ये आपको बताना है, समझ में आ गया, ठीक है ना। सॉरी 8 नहीं, ऊपर वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 27 ड्रॉपलेट्स है, कितने हैं 27 ड्रॉपलेट्स है। 20th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm कोलेस इनटू सिंगल ड्रॉप। समझ में आ गया, यानी ऐसे कई सारे ड्रॉपलेट्स है, ऐसे कितने हैं ये 27 हैं, ये मिलकर के क्या करते हैं, एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं। समझ आ रहा है, बहुत सारे मिलकर के एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं, तो 27 ड्रॉपलेट्स मिलकर के क्या करते हैं, एक सिंगल ड्रॉप बना देते हैं, ठीक है। चलो भाई सिंगल ड्रॉप, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, ये आपसे कहता है कि आप क्या निकाल के बताओ, आप निकाल के बताओ कि सरफेस एनर्जी में कितना चेंज आया। सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है 0.072 न्यूटन पर मीटर, तो चेंज इन सरफेस एनर्जी आपको क्या करना है, निकालना है। जो वर्क डन होगा वही आपका चेंज इन सरफेस एनर्जी होगा। कैसे निकालेंगे, तो याद रखो बेसिक फॉर्मूला, जो आपका सरफेस टेंशन है वो क्या है, d इंटू डी अपॉन डी है। समझ में आ गया। और एक फॉर्मूला क्या है सरफेस टेंशन का, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो टेंशन को, सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो फोर्स मिलता है, सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी मिलती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स मिलेगा, सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी मिलेगी। समझ में आ गया, क्लियर है, याद रखो इस चीज को। अभी अब मैं क्या बताने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, देखो ध्यान से। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, सरफेस एनर्जी निकालता हूं कि पहले कितनी थी, बाद में वो क्या हुआ कंबाइन होकर के तो एक हो गया। तो इन सब की सरफेस एनर्जी कितनी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपके पास n ड्रॉपलेट्स है, कितने ड्रॉपलेट्स है, n ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, जनरल बता रहा हूं पहले मैं, n ड्रॉपलेट्स है, n ड्रॉपलेट्स है, इनकी मुझे एनर्जी निकालनी है, सरफेस एनर्जी निकालनी है। तो सरफेस एनर्जी कैसे निकालूंगा मैं, इनिशियल सरफेस एनर्जी में कैसे निकालूंगा, या फिर E1 बोलो उसको, E1 कैसे निकालूंगा मैं। तो सरफेस एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर लो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं टेंशन कितना है, T इंटू एरिया कितना होगा, तो एक का स्फीयर है ना, स्फेरिकल होते हैं ड्रॉपलेट्स, तो एक का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, ऐसे कितने हैं, n है, तो n का क्या होगा, n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये इनिशियल एनर्जी है। ये सब कंबाइन होकर के ये बना ना, एक ड्रॉप अपना बना, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या है, E2, बताओ क्या होगा एनर्जी। सरफेस एनर्जी निकालने का क्या तरीका है, टेंशन को क्या कर दो, सरफेस टेंशन को आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। इनका जो है अपन ने रेडियस क्या माना, इनका एक का रेडियस अपन ने क्या माना, स्मॉल r माना,
इसका रेडियस अपन क्या मानेंगे, छोटे वाले का छोटा और बड़े वाले ड्रॉप का बड़ा आर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। समझ आ गया, समझा रहा हूं आता कैसे है ये, ठीक है, ध्यान रखो। तो इसकी सरफेस एनर्जी ये, इसकी सरफेस एनर्जी ये, समझ आ गया। अब जब यहां से यहां पहुंचे तो सरफेस एनर्जी में कितना चेंज आया वो निकालना है। चेंज कैसे निकालेंगे बताओ, डीई कैसे निकालोगे बोलो, दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस लेकर के चेंज आ जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूं, E1 माइनस E2 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, E1 माइनस E2। मुझे पता है कि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, अभी बताया था मैंने, अलग अलग होंगे तो एनर्जी ज्यादा है, कंबाइन हो जाएंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पर चली जाएगी, ठीक है। चलो भाई, E1 माइनस E2, E1 क्या है, E1 है T इंटू N इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, माइनस T इंटू E2 क्या है, E2 है 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। समझ में आ गया, T कॉमन ले लो, 4 पाई कॉमन ले लो, एन आर स्क्वायर मतलब माइनस क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज चेंज इन एनर्जी एंड दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड यही क्या होता है आपका वर्क डन। जो आप वर्क करते हैं यहां से ये बनाने में जो वर्क हुआ वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई, यही चेंज इन सरफेस एनर्जी है। समझ आ गया, चाहे आप ब्रेक करो चाहे आप क्या करो कोलेस करो, आपके सरफेस एनर्जी का चेंज इतना ही आएगा। इसको फटाफट से कॉपी करना है आपको।
ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या है, याद रखिएगा, ये तो आपको यहां तक का बता दिया था मैंने। उसके बाद ये जो चीज है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 20th में बोला है कि 27 ड्रॉपलेट्स मिलकर के एक ड्रॉप बनाए, कोलेस हुआ। कोलेस मतलब क्या, कंबाइन हुए, क्या हुए, कंबाइन हुए। समझ में आ गया। एक ड्रॉपलेट का रेडियस स्मॉल आर है और कैपिटल जो बड़ा जो ड्रॉप है उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ये जब कोलेस हो रहे हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये तुमको समझना है। सरफेस एरिया बदलेगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। ये भी समझाता हूं मैं, ये तुम अभी फिलहाल तो याद रखो इसको कि वॉल्यूम नहीं बदलेगा, अभी समझाऊंगा उस चीज को मैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ रहा है, इसको याद रखना है, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा तो दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया मैंने। ये 27 ड्रॉपलेट्स है, एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो 27 का क्या होगा, 27 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, और वो तो एक ही ड्रॉप है तो 1 इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया स्मॉल आर और कैपिटल आर में। अब जो है ये मैंने यूज कर लिया, ये याद रखना, अभी बताऊंगा मैं कैसे इक्वल आ रहा है वो, ये क्लियर है, उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है वरना कंफ्यूजन रहता है वो, ठीक है। अभी फिलहाल याद रखो, 2-5 मिनट के लिए क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं कि क्या हो रहा है। अब अपने को निकालना है देयरफॉर चेंज इन सरफेस एनर्जी। क्या फॉर्मूला है, T इंटू 4 पाई इंटू एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। दिया क्या है अपने को, समझने की कोशिश करो। अपने को दिया है ड्रॉपलेट का रेडियस कितना है, यानी स्मॉल आर दिया हुआ है 0.1 mm, और अपने को दिया हुआ है टेंशन कितना है, 0.072 न्यूटन पर मीटर। ये इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है और चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना है। अब ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, बड़े काम की चीज है, याद कर लो इसको तुम लोग, ठीक है। चलो भाई, चेंज इन सरफेस एनर्जी, ठीक, T इंटू 4 पाई एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या है, टेंशन कितना है, 0.072 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 22/7 एन आर स्क्वायर। अपने को ये स्मॉल आर पता है, अपने को कैपिटल आर पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन अपने को एक चीज अभी अपने निकाल ली, क्या, 3r इक्वल्स टू कैपिटल आर। ये भी निकाल के बताया मैंने, कैलकुलेशन करके दिया तुमको मैंने। तो कैपिटल आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये तो n की जगह क्या आएगा 27, ये आर स्क्वायर, और कैपिटल आर की जगह क्या आएगा 3r, तो उसका स्क्वायर तो हो जाएगा 9r स्क्वायर। अब समझे, क्लियर है। तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे तुम्हारे को आसानी हो जाएगी। 7 1 जा 7 3 जा 1 2 3 72 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3, और ये क्या होगा 27 में 18r स्क्वायर हो जाएगा। 27 में से 9 निकालेंगे तो 18r स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ बचता नहीं है मेरे हिसाब से, 4 3 जा कितना होगा 12 होगा, इंटू 72 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय r का स्क्वायर। r कितना है 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब 10⁻⁴ मीटर होगा वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर, मतलब 10⁻8 हो जाएगा वो। समझ में आया, क्लियर है। अब क्या करना है, इसको तुमको मल्टीप्लाई करना और आंसर लिख देना है। जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वही तुम्हारा क्या होगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी होगा। समझे, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। वो वॉल्यूम कैसे चेंज नहीं होता है, सरफेस एरिया कैसे चेंज होता है, थोड़ा समझा देता हूं मैं। ये क्लियर हो गया, ये फॉर्मूले को याद कर लो, आगे भी इस्तेमाल करूंगा मैं। चलो आ जाओ। समझो जरा, इसको समझने की कोशिश करो। अभी क्या है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉपलेट्स इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ अ ड्रॉप। समझ में आ गया। सबसे पहली चीज, ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप। जाहिर सी बात है, जब टूटे पड़े होंगे तो सरफेस पे तो ज्यादा ही जगह ले रहे हैं, समझे। जब जुड़ जाएंगे तो सरफेस पे तो कम जगह लेंगे। इतनी जगह में आ गया, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। ये हो गया, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। जुड़ने के बाद तो कम हो गया, और जब बिखरे पड़े होंगे तो क्या होगा, सरफेस पे ज्यादा जगह लेंगे। सरफेस पे ज्यादा जगह लेंगे तो क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉपलेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप, ऑफ अ ड्रॉप। समझ में आया, क्लियर है। तो याद रखना, सरफेस एरिया बड़ा होता है। सेकेंड जो है ये आपका क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं चेंज होगा जितना अच्छा तुम्हारे पास इसका वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 7 वॉल्यूम का तुम्हारे पास क्या है, ड्रॉप्स है। इसको तुमने कंबाइन किया तो 8 वॉल्यूम थोड़ी हो जाएगा,
समझ आ रहा है? अगर ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, इन सबका वॉल्यूम मिला करके 7 है और इसका वॉल्यूम मिला करके भी क्या होगा, 7 ही होगा ना। वॉल्यूम कैसे बढ़ सकता है भाई, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा उसका, समझे? मिला करके वॉल्यूम भी क्या होगा, उतना ही होगा। मैं एक एग्जांपल देकर के भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप। जो ड्रॉपलेट्स के वॉल्यूम होंगे वो ड्रॉप के वॉल्यूम से क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, वरना गड़बड़ करोगे तुम। याद रखना, चाहे ब्रेक हो रहा हो, चाहे कोलेज हो रहा हो, चाहे मिल रहे हो, चाहे टूट रहे हो, यही चीज हमेशा क्या होगी, वैलिड होगी। याद रखना है आपको। इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। एग्जांपल क्या है इसका, समझो जरा। आप ब्रेड तो खाए होगा आपने, है ना? ब्रेड जो होता है हमारा विव्स का या ब्रिटानिया का, ऐसे हमारा होता है ना, ऐसे करके वो ऐसे पन्नी में आता है, ठीक है? तो ऐसे पैकेट में आता है हमारा ब्रेड, ठीक है? उसमें ऐसे क्या होते हैं, स्लाइस होते हैं। ऐसे क्या होते हैं, ब्रेड के क्या होते हैं, ऐसे स्लाइस होते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये सब के सब अभी जुड़े हुए हैं। एक स्लाइस एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब जुड़े हुए हैं तो सरफेस पे तो कम जगह, इतनी जगह ली ना, ये मेरा टेबल है तो मेरे टेबल पे तो इतनी जगह ली हुई है। समझ में आया, क्लियर है? अब मैं पन्नी फाड़ के क्या करता हूं, पन्नी फाड़ के इसको बिखेर देता हूं। जैसे बिखेर दूंगा तो बताओ क्या होगा, पन्नी फाड़ के बिखेर दिया, अब ये ऐसी जगह लेना शुरू कर देंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इस तरीके से कुछ जगह लेना शुरू कर देंगे, मतलब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इतने सारे ब्रेड को तुम बिखेरो, पहले तो इतनी सी जगह में आ रहे थे, सरफेस एरिया कम था, बिखेर दिया तुमने तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अब बढ़ जाएगा। अब सरफेस पे ज्यादा जगह लेंगे वो। समझ आ गया? इसलिए ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया ज्यादा और ड्रॉप का सरफेस एरिया कम। समझ में आ गया? वॉल्यूम की बात करते हैं, इसका लेंथ लेना, इसका ब्रेड्थ लेना और इसकी हाइट लेना। 3D में होता है ना, पता है वो ऐसे होता है ना हमारा, 3D में होता है। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट लेकर के मल्टीप्लाई करना, वॉल्यूम आएगा मान लो 10। कितना आया, 10। फिर एक एक स्लाइस का अगर तुम वॉल्यूम देखोगे, एक एक स्लाइस का अगर तुम क्या करोगे, ऐसे वॉल्यूम देखोगे, मान लो 10 स्लाइस है तो एक का अगर एक आ रहा है तो 10 का 10 मिला करके क्या आएगा, 10 आएगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वॉल्यूम नहीं बदलेगा। समझे क्या बोला मैंने, क्लियर है? वॉल्यूम सेम रहेगा। क्लियर है? तो ये एग्जांपल से तुमको समझ में आ जाती बात कि वॉल्यूम कैसे सेम रहता है और ए सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है और घट जाता है। क्लियर हो गया? तो याद रखना, एक स्लाइस एक ड्रॉपलेट को इंडिकेट करता है। समझ में आया, क्लियर है? तो यहां जब टीचर फंस जाता है तो ऐसे एग्जाम्पल लेकर के समझाएं अगर बच्चों को, तो बहुत इजीली उसके दिमाग में बैठ जाता। तो जो लिख करके दिया था उसको याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है? अब अपन डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। समझा दिया ना कॉन्सेप्ट, मैंने कहा था ना एक एक प्रॉब्लम डिटेल में समझाऊंगा। मैं ना सोचता हूं कभी कभी कि जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं ना तो फिर मैं देख नहीं पाता हूं टाइम कितना हुआ क्या हुआ। मैं उसको डिटेल में जाते ही जाता हूं क्योंकि मुझे पूरी तरीके से तुमको समझाना है। आधा अधूरा समझाता ही नहीं कभी मैं, मुझे पूरा समझाना होता है बच्चों को, इस वजह से वक्त लग जाता है अपने को, ठीक है? चलो भाई, लेकिन मैं कहीं से भी आप कंपेयर करें, बेटर अपन करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो रेडियस कितना है, 0.2 सेंटीमीटर। ड्रॉप है, एक बड़ा सा ड्रॉप है, इसका रेडियस है कैपिटल आर है वो 0.2 सेंटीमीटर और ये 8 ड्रॉपलेट्स में टूट गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया, क्लियर है? चलो भाई, ऐसे बोला है इसने। और आपसे क्या कहता है, फाइंड द वर्क डन इन इफ सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज गिवन। सरफेस टेंशन इसमें आपको 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर में है, सीजीएस यूनिट्स है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो सेंटीमीटर को चेंज नहीं करूंगा मैं सीजीएस में आंसर निकालूंगा, ठीक है? क्या निकालना है, वही निकालना है। क्या निकालना है, कितना वर्क हुआ, ठीक है? वर्क डन, जितना वर्क डन होगा उतना ही चेंज इन एनर्जी होता है। नहीं, डब्ल्यू वही लिखा था ना मैंने, डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी टी इंटू 4 फॉर्मूला सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि सरफेस एरिया ड्रॉपलेट्स का ही ज्यादा होगा, चाहे वो टूटे या जुड़ जाए, ठीक है? सरफेस टेंशन कितना है, 435.5 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू कितने हैं ये 8 है, 8 ड्रॉपलेट्स हैं। हाँ, 8 ड्रॉपलेट्स हैं तो 8 इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर है। अब अपने को रिलेशन निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो कैसे निकालोगे, बताया तुमको मैंने, क्लियर है ना? तो इसको रब कर देते हैं। कैसे निकालोगे वॉल्यूम, बताओ कैसे निकालोगे? वॉल्यूम 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 एक ड्रॉप का वॉल्यूम 1 इंटू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कितना है 8 ड्रॉपलेट्स का 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब 4/3 पाई कैंसिल हो गया। कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 8 आर क्यूब। समझ आ रहा है, क्लियर है? तो कैपिटल आर विल बी
बोलो जल्दी से, क्या होगा 2r। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? कैपिटल R विल बी क्या होगा 2r। अपने को कैपिटल R दिया है, यहाँ पर जो दिया है वो क्या दिया है, एक ड्रॉप का 0.2 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल r अपने को अब यहाँ पर पुट करना है। स्मॉल r की जगह क्या पुट करोगे तुम, r/2, तो क्या हो जाएगा 435.5 इंटू 4 इंटू 22/7, और ये क्या होगा 8 इंटू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, r² बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस ये क्या है r²। समझ में आ गया? इस तरीके से तुमको दिया हुआ है। 4 1 जा 4 2 जा कर लो, 2r² माइनस r² विल बी r², तो क्या बचेगा, इसको अब रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल्स टू 435.5 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू 2r² माइनस r² विल बी r²। समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 7 1 जा 7 3 जा, r का वैल्यू पुट कर देना। अभी r का वैल्यू क्या है, जो भी पुट कर दो, 435.5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर कैसे होगा, 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 10⁻2 का, है ना, 4 10⁻2। समझ में आ क्लियर है? मल्टीप्लाई करना, आंसर लिख देना, वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, आंसर जो है जूल में दिया है, तो कन्वर्ट करने तो आता ही है तुमको, डाइन से जूल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 करा देता हूँ। ठीक है, एक एक प्रॉब्लम देखो, डिटेल में समझाया है मैंने, अच्छे से स्कोर करके देना है अभी तुम लोग को। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन। कितना अपने को वर्क करना पड़ेगा, कितना अपने को वर्क करना पड़ेगा टू फॉर्म अ बबल। एक बबल अपने को बनाना है जिसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन, उसका सरफेस टेंशन कितना है, 0.07 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, बबल बनाना है ना अपने को, तो कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे बबल बनाने के लिए? क्या करना पड़ेगा, वर्क अपने को करना है, dw वो d के इक्वल होगा, तो t इंटू क्या करना पड़ेगा, dA लिखना पड़ेगा। तो dw इज इक्वल टू क्या होगा, टेंशन अपने को दिया हुआ है, a फाइनल माइनस a इनिशियल। पहले तो बबल था ही नहीं, पहले बबल अगर था ही नहीं तो इनिशियल एरिया क्या होगा 0, फाइनल एरिया क्या होगा, वो जो है आपका बबल, वो जब आप उसको फूकेंगे तो 4πr² नहीं 8πr² बढ़ेगा, क्योंकि उसमें 2 लेयर है। फिर गड़बड़ मत कर देना, क्या होगा ये 8πr², बताया था तुमको मैंने ये, है ना। तो ये जाएगा टेंशन कितना है 0.07 मल्टीप्लाइड बाय a फाइनल क्या है 8πr² माइनस क्या हो जाएगा 0। समझे? चलो भाई, ये जाएगा 7 इंटू 10⁻²। 10 ये 10 के पावर में कैलकुलेशन बहुत इजी लगता है मुझे, इस वजह से वैसे ही करता हूँ मैं उसको। ठीक है, r का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। समझे? क्लियर हो गया? ठीक है, ये समझ आ गया ना। एरिया फाइनल क्या होगा 8πr² होगा, ध्यान रखना उसका। 7 1 जा लगभग 7 3 जा 7 8 जा हाँ 48 इंटू 10⁻² इंटू 3 4 जा 12 इंटू 10⁻⁻4। ये तुम्हारे पास आया, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, जो भी आंसर आएगा उसको लिख देना। ठीक है, क्लियर हो गया? कन्वर्जन देख लेना उसका क्या है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे जो है नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो देखो ध्यान से, 23 क्या कहता है, अब समझने की कोशिश करो। ठीक, देखो ध्यान से। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास, यहां पर जो है 23 में क्या है, अ रेक्टेंगुलर फिल्म, ऐसे वायर आपके पास दिया हुआ, वायर फ्रेम ऑफ साइज 2/2, तो उसका साइज क्या है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? आपको क्या कहता है, इज डिम न सोप सोल्यूशन इज टेकन आउट, सोप फिल्म फॉर्म is formed if the size of the film is changed to 3/3, calculate the work done in the process, surface tension of the soap is। इसको सोप सोल्यूशन में डिप करके फिर क्या होता है, इसका एरिया बढ़ाते हैं, तो अब ये 3 का हो गया। समझ में आ गया? ठीक है ना, जो 3/3 ये भी 3 का हो गया। समझ में आ गया? ऐसे बोला है, सो फिल्म का साइज बढ़ गया और आपको वर्क डन निकालना है। यही तो अपन ने निकालना सीखा था इसी से, है ना। और सरफेस टेंशन आपको दे दिया गया है 3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ठीक है, वर्क डन कैसे निकालोगे, बताया था मैंने, dw इज इक्वल टू क्या होगा, t इंटू
डी ए, गलती कर दोगे 2t इंटू डी आएगा। क्यों? दो सरफेसेस हैं, एक आगे और एक पीछे, बताया था मैंने, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पर, तो 2 इंटू, बोलो जल्दी से बोलो, टेंशन कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻², ये क्या होगा, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, 6 इंटू 10⁻⁻², फाइनल एरिया क्या होगा बताओ, 3/3 है, 3/3 है ना, तो मतलब क्या होगा समझने की कोशिश करो। तो फाइनल एरिया क्या है, 3/3 का मतलब क्या है, लेंथ में 3 और ब्रेड्थ में 3, मतलब 3 का क्या होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में? अगर इनिशियल एरिया क्या होगा 2/2, मतलब क्या होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 इंटू क्या होगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना, ऐसे ही करते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो 9 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻4, तो ये क्या होगा 6 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻4, और ये क्या होगा 5। समझे कैसा? 10⁻4 को कॉमन ले लिया, 9 - 4 विल बी 5, 5 6 जा 30 इंटू 10⁻6, यानी 3 इंटू 10⁻5, एकदम लल्लू सा कैलकुलेशन, यही तुम्हारी बुक में दिया गया है। तो पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कवर करा दिया मैंने। जेई का एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है बॉयंसी का, तो मेंस और एडवांस के लिए बॉयंसी करा दूंगा, नीट वालों के लिए भी काम का है। सीईटी में जितना टेक्स्ट बुक में दिया है सिर्फ उतना करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो नीट और जेई के बच्चों के लिए बॉयंसी एक अलग से रिकॉर्ड करके इसके ऊपर फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो एक पूरा टॉपिक मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपका आज कंप्लीट कर दिया, जिसमें से छोटी छोटी डिटेल भी मैंने कवर की हुई है। अगर कुछ आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अच्छा लगा तो हमको मोटिवेट करने के लिए कमेंट करिए, अगर पसंद नहीं आया तो हमको बताइए कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों के साथ में तो शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।